हेलो, आप सभी का एसएससी बाय एसएस सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल अपना बैच जीएस का जो बैच है वो शुरू हुआ है और हमने पॉलिटी से जो है इसकी शुरुआत की है। तो कल जो था फर्स्ट जो वीडियो था, फर्स्ट जो लेक्चर था वो अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट पॉलिटी करके प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें आप पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसे देखें और थोड़ा-सा जो दिक्कत आ रही है आवाज़ की और जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे-धीरे ठीक की जाएगी, क्योंकि कभी पहले ऐसे ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है, तो सब चीज़ें नई हैं, तो धीरे-धीरे सभी चीज़ें सही हो जाएँगी। तो आज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इस पॉडकास्ट का जो सेकंड लेक्चर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम जो है प्रेम्बल को के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ में पार्ट्स जो है उनके बारे में भी थोड़ा देखेंगे और प्लस में शेड्यूल्स जो है उनके बारे में भी हम लोग के बारे में भी एक सोर्स जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2। पहले जो प्रेम्बल है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन से भी पहले हम लोग जो रियल में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बल है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है, जो रियल में क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के अंदर। वी द पीपल ऑफ इंडिया मेंशन किया है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनको having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये जो है ये बाद में ऐड किया है। पहले जो था वो था यूनिटी ऑफ द नेशन, उसके बाद में इंटीग्रिटी को भी ऐड कर दिया गया इसके अंदर 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो है एक समरी है, एसेंस है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो एक जो शॉर्ट जो समरी बोल सकते हैं, शॉर्ट जो समरी है वो क्या है, वो प्रेम्बल है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी पूरा जो है उसका एक निचोड़ बोले कि उसका जो निचोड़ है वो प्रेम्बल जो है उसको पढ़े तो हम समझ सकते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या। तो एक जो निचोड़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो समरी जो है वो प्रेम्बल को हम लोग बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीफेस, इसे प्रीफेस भी कहा जाता है। प्रीफेस मतलब कि कोई भी बुक होती है या कोई भी बुक या कोई स्टेटमेंट उससे रिलेटेड जो उससे पहले जो एक पेज होता है जिसके बारे में पूरी समरी होती है उसे प्रीफेस कहते हैं। तो प्रिम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस भी कह सकते हैं हम लोग। प्रेम्बल इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जो प्रेम्बल जो है ये एक एक्सप्रेशन है किसका, थॉट्स का। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर हैं उनके जो थॉट्स थे उनके एक्सप्रेशन की बात करें तो प्रेम्बल वो है। प्रेम्बल इज डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। जो प्रेम्बल जो है उसकी बात करें तो ये नेचर, ऑब्जेक्टिव और फिलोसॉफी इनका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब एक जो ये जो है मेन जो है पॉइंट है इसके बारे में ध्यान रखना है, तो वो ये है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो है ड्राफ्ट जो था वो प्रिपेयर किया था प्रेम्बल का ड्राफ्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रिपेयर किया और इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को इसको वहाँ पे लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और ये जो है थर्ड सिटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 13 दिसंबर 1946 को। लेटर इट वाज अडोप्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। मतलब आया कब ये ड्राफ्ट जो था प्रेम्बल का ये लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को, और ये अडोप्ट कब किया गया 22 जनवरी 1947 को ये जो है अडोप्ट किया गया। अब इसके बारे में देखिए कि लिया कहाँ गया है, अडोप्ट कहाँ से किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से हमने अडोप्ट किया है। और इसकी जो लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है।
और लागू की बात करें तो एनफोर्स कब किया गया ये, तो ये 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे लागू किया गया। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रेम्बल के बारे में। कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने प्रेम्बल से लेके। तो जो सोर्स है, सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऐसा कौन सा सोर्स है जो कि क्या सोर्स है जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके बारे में हमें देखना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है, मतलब प्रेम्बल का भी नेचर कैसा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेम्बल का, पावर क्या है, पावरफुल कौन है, ये भी बोल सकते हैं, पावर किसके पास में है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे। जो सोर्स है पावर का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में जो है द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज़ द पीपल ऑफ इंडिया। जो इंडिया के जो पीपल हैं, इंडिया के जो पीपल हैं, इंडिया के जो रहने वाले हैं, वही क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है जो है, वो इंडिया की जो पीपल है वही इसके सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। मतलब वही सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के, पीपल ही सब कुछ है। मतलब कि जो पीपल है उन्हीं के द्वारा, जो लोग हैं उन्हीं से सब कुछ जो है वो होना है, या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके थ्रू होना है। जैसे कि कोई भी एमएलए एमपी उनके थ्रू जो है वो होना है, ना कि कोई किंग या फिर जो किंग मोनार्ची कुछ भी उस तरीके से नहीं है। पीपल ऑफ जो इंडिया है वही अथॉरिटी है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा सब कुछ जो है वो डिसाइड होना है, चलना है। तो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, पावर है, वो पीपल ऑफ इंडिया है इसमें। अब नेचर की बात करते हैं, नेचर किस प्रकार है। तो सबसे पहले बात करें सोर्जन, तो कंट्री इज इंडिपेंडेंट। जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, कोई भी गुलाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा देखिए तो डेमोक्रेटिक, जो इंडिया का जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक है। मतलब पीपल जो होंगे, जो भी लोग होंगे, वही जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जैसे एमएलए एंड एमपी और भी कोई जो होंगे, वो सभी के सभी जनता द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। तीसरा देखिए तो रिपब्लिक की कंट्री या स्टेट का जो भी हेड है, वो जो होगा वो जो भी कंट्री या स्टेट के जो पीपल हैं उन्हीं के द्वारा इलेक्ट होगा, उन्हीं से इलेक्ट होके वो बनेगा। तो रिपब्लिक होगा। इंडिया जो वो एक रिपब्लिक कंट्री है। मतलब कि एक कोई भी जो होगा वो हेड जो होगा वो पीपल से ही इलेक्ट होके आगे हेड बनेगा कंट्री का। तो रिपब्लिक कंट्री है इंडिया। सोशलिज्म की बात करें, सोशलिज्म जो है वो देखें तो हर एक जो इंडिविजुअल है वो सब के सब इक्वल होंगे, चाहे वो एमपी हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो। तो हर एक जो इंसान है वो बराबर होंगे सभी में। मतलब कोई ज़्यादा बड़ा कोई छोटा इस तरीके से नहीं होंगे, सब के सब इक्वल होंगे। कंट्री के जितने भी पीपल हैं सब इक्वल होंगे। सेकुलर की बात करें तो मतलब कि इंडिया जो है वो धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, इंडिया को धर्मनिरपेक्ष कंट्री। मतलब कि कोई भी एक जो है वो रिलीजन नहीं है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू है या फिर इंडिया जो है वो मुस्लिम कंट्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है वो सेकुलर है। मतलब कोई भी एक जो फिक्स जो रिलीजन है वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो सभी जो रिलीजन है वो सारे रिलीजन यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेम्बल की बात करें
मतलब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जस्टिस, ये आपको प्रिम्बल के अंदर देखने को मिल जाएगा। जस्टिस मतलब जस्टिस किस किस चीज़ को लेके जस्टिस है आपको, मतलब कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन तीनों चीज़ों को लेके जो है वो जस्टिस होना चाहिए, सभी के लिए जस्टिस होना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वे के अंदर इन सब चीज़ों में सभी का जस्टिस मिलना चाहिए। लिबर्टी, लिबर्टी जो है वो थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, इन सभी को जो है छूट होनी चाहिए कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, एक बिलीफ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन, आपके कोई भी एक्सप्रेशन है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए फेथ होना आपको, या फिर किसी भी चीज़ की आपको वर्शिप करना, पूजा करना, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको छूट होना, लिबर्टी होना, ये ऑब्जेक्टिव है प्रेम्बल का। अब बात करें इक्विलिटी की, तो इक्विलिटी में जो है वो सभी जो है इंडिया के जो पीपल वो इक्वल है, सभी इक्वल है, और उनके लिए सभी प्रकार के लोग जो है वो भी इक्वल होते हैं। तो इसके दो वो चीज़ें टाइप्स है इक्विलिटी की, जो कि प्रिम्बल के अंदर गिवन है, एक स्टेटस और एक अपॉर्चुनिटी। मतलब अपॉर्चुनिटी के अंदर इक्वलिटी मिलनी चाहिए, और जो स्टेटस है उसके अंदर भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। डिग्निटी की बात करते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मतलब किसी भी व्यक्ति की एक जो गरिमा होती है उसका जो है वो ठेस ना पहुँचे, किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअल की जो गरिमा है उसके ऊपर कोई भी दिक्कत ना आए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। यूनिटी, इंग्रेडिटी एंड फर्टर्निटी, ये भी बाद में ऐड किया गया है। आगे देखते हैं अमेंडमेंट्स ऑफ प्रेम्बल, मतलब जितने भी अमेंडमेंट हुए तो इसके बारे में देखते हैं। जितने भी क्या, एक ही हुआ है, द प्रेम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड वंस, सिर्फ और सिर्फ प्रेम्बल को एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है, ओनली वंस। कब किया गया है, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट से इसको अमेंड किया गया है, और ये 1976 के अंदर हुआ है, जिसके अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो है वो वर्ड्स को ऐड किया गया है। और इस अमेंडमेंट से एक चेंज और हुआ है, यूनिटी ऑफ नेशन को क्या किया गया है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब पहले जो था वो ये था यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी ऑफ नेशन की जगह अब कर दिया गया है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया है। अब बात करते हैं कि इस जो 42 जो अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो मेन जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है कि इसमें सोशलिस्ट ऐड किया गया, सेकुलर ऐड किया गया, और इंटीग्रिटी जो वर्ड है, इन तीनों वर्ड्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। कुछ जो वर्ड्स हैं वो आवाज़ अगर साफ नहीं आ रही हो तो कोल्ड हो रखा है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रखी है, तो उस चीज़ का वो देख लीजिए। अब इसमें बात करते हैं केस ऑफ प्रेम्बल जो है उनके बारे में। तो केशवानंद जो भारती केस है वो एक जो प्रेम्बल है उसके ऊपर केस हुआ है, और इसके बारे में देखते हैं। जो केशवानंद भारती जो केस है 1973 के अंदर होता है, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने ये कहा है कि जो प्रेम्बल जो है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब कि जो प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है,
प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड भी किया जा सकता है। मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड तो कर सकता है, लेकिन जो इसके प्रेम्बल के जो बेसिक जो फीचर्स है, जो मूल जो फीचर्स है, उनको अमेंड नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, उनको अमेंड या चेंज नहीं कर सकता। जो भी बेसिक जो फंडामेंटल जो मूल जो फीचर्स हैं प्रेम्बल के, उनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी जो है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, लेकिन एकदम मूल जो है उसी के साथ में चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें लिया है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है, उसमें अभी अमेंडमेंट में पढ़ लिया है अपन ने। पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम हुआ अमेंडमेंट। दिस अमेंडमेंट एडेड 3 वर्ड्स टू द प्रेम्बल, ये प्रेम्बल के अंदर 3 जो वर्ड्स हैं उनको ऐड करता है। ओरिजिनल जो फ्रेज था वो सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये था ओरिजिनल, तो ये था। अब इसकी जगह अमेंडमेंट जो ऐड किया गया वो ये था सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो है वो ऐड किया गया। और इसके साथ में जो एक चेंज और किया गया, यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये कर दिया गया। तो अब जो केशवानंद भारती केस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मेन आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है फैसला सुनाया है कि जो प्रिम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। और जो प्रिम्बल जो है ये एक जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रेम्बल वो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये आपको 2 चीज़ें इसमें केशवानंद भारती केस के अंदर आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं बेरूबारी यूनियन केस के बारे में। अब जो बेरूबारी जो यूनियन केस है ये 1960 के अंदर होता है, तो ये पहले होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो कि बाद में जो है वो केशवानंद भारती केस के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था डिसीजन, वो ये था कि जो प्रिम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट। लेकिन उसको केशवानंद भारती केस जब हुआ हो तो उसके अंदर इस डिसीजन को चेंज करके ये अलाउ किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो ये प्रेम्बल जो है ये पार्ट है। इसमें बेरूबरी केस के अंदर जो भी दिया उसको चेंज किया गया है। केशवानंद भारती केस के अंदर यहाँ पे कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल जो है वो पार्ट नहीं है। लेकिन बाद में इसको केशवानंद भारती केस के अंदर अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और साथ ही साथ इसके अंदर ये भी कहा गया कि जो प्रेम्बल जो है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते, प्रेम्बल के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते। बेरूबरी यूनियन केस का डिसीजन ये था कि प्रेम्बल के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस के अंदर इसको चेंज कर दिया गया कि आप जो पार्लियामेंट जो है वो प्रेम्बल के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि इसमें ये भी दिया था, जो सेकंड जो चीज़ थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जो प्रेम्बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। बाकी उसका ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये लीगली फोर्सेबल नहीं है, मतलब किसी के ऊपर भी प्रेम्बल में जो है उसको लीगल तरीके से फोर्स नहीं कर सकते कि आप सब इक्वल रहिए, ये रहिए वो रहिए। तो जो भी प्रेम्बल में है उसको आप किसी के ऊपर
लीगल तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। ये जो था ये बेरुबरी यूनियन केस के अंदर होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को यहाँ पे जब केशवानंद भारती केस आता है 1973 के अंदर, इन सब चीज़ों को चेंज किया जाता है। और चेंज ये किया जाता है कि प्रेम्बल जो था वो प्रेम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये चेंज किया जाता है। और जो है अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, ये भी केशवानंद भारती केस के अंदर चेंज किया जाता है। इसके बाद में एक जो थर्ड जो केस जो है LIC ऑफ इंडिया, वो भी आता है। तो LIC ऑफ इंडिया जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक ध्यान रख लीजिएगा, ये जो केस था वो 1995 के अंदर आता है। और ये भी केशवानंद भारती केस का ही आगे चल के और जो इसमें आता है वो होता है, इसी में आगे रहता है। ये स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट ऑन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो लोग थे और जो लोग थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है प्रेम्बल को लेके, उनके बारे में भी देखते हैं। जो KM मुंशी जो थे, KM मुंशी की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी इनका पूरा नाम था। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी इनका पूरा नाम था। और ये क्या थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जब इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ। तो उसके बाद में जब गवर्नमेंट बनी तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। और फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया के भी मिनिस्टर थे। मतलब ये एक पूरा एक ही मिनिस्ट्री आती है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया। तो उसके ये मंत्री थे, मिनिस्टर थे। तो इन्होंने कहा था कि जो प्रिम्बल जो है इज़ द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ कंट्री। अब देखें तो मतलब कि जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो होरोस्कोप मतलब कुंडली, राजनीतिक जो कुंडली है कंट्री की, उसे बताया प्रिम्बल को। राजनीतिक कुंडली बताई है भारत की, भारत क्या कंट्री की, देश की राजनीतिक कुंडली बताई है प्रिम्बल को। KM मुंशी ने प्रिम्बल को राजनीतिक कुंडली बताई है देश की। ठीक है। ठाकुरदास भार्गवा, जो ठाकुरदास भार्गवा थे, उन्होंने कहा है कि प्रिम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना रखना है कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हाईएस्ट इसमें क्या पूछ सकता है, पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ कंट्री किसने कहा था, किसने स्टेटमेंट दिया था, तो KM मुंशी ने। और जो प्रेम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने। और प्रेम्बल इज द की टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये इर्नेस्ट बार्कर जो थे उन्होंने कहा था। तो ये क्वेश्चन तीनों का भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों का स्टेटमेंट हो और तीनों का नाम हो, तो आपको मैच करना हो कौन सी स्टेटमेंट किसने कहा था। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट और किसने कहा ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ठाकुर जो भार्गवा थे उन्होंने कहा था कि प्रेम्बल जो है वो सोल है, आत्मा है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक आत्मा जो है वो प्रेम्बल है। अर्नेस्ट जो बार्कर थे उन्होंने कहा था प्रेम्बल जो है वो की है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन की है, चाबी है। मतलब कि कोई भी चीज़ शुरू करने से जो मतलब जहाँ से चीज़ें शुरू हो रही है तो वो चीज़ जो है वो प्रेम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन की चाबी है। लोक है तो उसकी की जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो है लोक, और उसकी जो चाबी है वो प्रेम्बल है। मतलब कि सब चीज़ें शुरुआत जो है वो प्रेम्बल से ही हो रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस पर टोटल जो है वो 22 पार्ट्स है, 395 जो आर्टिकल्स है और 8 जो है वो शेड्यूल थे। जब ये स्टार्टिंग के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ तो उस टाइम पे जो है 8 जो है वो शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। अभी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर 12 जो है वो शेड्यूल्स है, 22 पार्ट्स है, 395 जो है वो आर्टिकल्स है। तो ये पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसकी स्टार्टिंग भी करते हैं।
पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दे रखा है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है इसमें पार्ट फर्स्ट के अंदर वो 1 से लेके 4 तक जो है आर्टिकल वो पार्ट फर्स्ट के यूनियन और इट्स टेरिटरी मतलब पूरा पूरा जो यूनियन नए स्टेट्स उन सब के बारे में जो भी दे रखा है वो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में दे रखा है और पार्ट फर्स्ट के अंदर ही आते हैं। पार्ट 2 की बात करें तो सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 के अंदर है। और इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है इसमें 5 से लेके 11 तक है। 5 to 11 जो आर्टिकल्स है वो पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप के लिए जो भी आर्टिकल है वो इसी के अंदर पार्ट 2 के अंदर दे रखे हैं। सिटीजनशिप नागरिकता जो है उसके रिलेटेड जो भी आर्टिकल होंगे वो पार्ट 2 के अंदर होंगे। पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया हुआ है। और इसमें जो है आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आर्टिकल जो है वो पार्ट 3 के अंदर है। पार्ट 4 की बात करें तो डीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में पार्ट 4 के अंदर दे रखा है। डीपीएसपी की बात करें तो 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल है वो इसमें है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है आर्टिकल है। पार्ट 5 की बात करें तो द यूनियन आर्ट जो है वो इसमें दे रखा है। और इसके आर्टिकल की बात करें तो 52 से लेके 151 तक है। मतलब यूनियन का जो भी होगा जैसे पीएम पार्लियामेंट वो सभी के सभी पार्ट 5 के अंदर। पार्ट 6 की बात करें तो स्टेट्स के बारे में जो भी आर्टिकल होंगे वो पार्ट 6 के अंदर है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 152 से लेके 237 तक जितने भी आर्टिकल है वो स्टेट से रिलेटेड है। पार्ट 7 की बात करें रिपेल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें रहने वाला है। पार्ट 8 की जो बात करें जो यूनियन टेरिटरीज उनके रिलेटेड जो भी है वो इसमें रहने वाला है। इसमें आर्टिकल की बात करें तो 239 से लेके 242 जो आर्टिकल है वो इसमें दे रखा है। पार्ट 9 की बात करें तो पंचायत म्यूनसिपलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे वो इसमें दे रखे हैं। अब इसमें पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल आएंगे वो 243 से 243O तक जो आर्टिकल है वो इसमें है। पंचायत की जो आर्टिकल है वो ये है। और म्यूनसिपलिटी की बात करें तो 243P से लेके 243G तक जो आर्टिकल है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के जो आर्टिकल है वो है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो 243H से लेके 243Z तक जो आर्टिकल है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। तो ये सभी के सभी पार्ट 9 के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं पार्ट 10 की। पार्ट 10 की बात करें तो शेड्यूल और जो ट्राइबल एरियाज़ है शेड्यूल और जो ट्राइबल एरियाज़ है उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल होंगे वो पार्ट 10 के अंदर आएंगे। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 244 से लेके 244A तक जो आर्टिकल है वो शेड्यूल और ट्राइब एरिया जो है उनसे रिलेटेड है। पार्ट 11 की बात करें तो जो यूनियन और जो स्टेट है उसके बीच में जो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट उसके बारे में जो आर्टिकल है वो पार्ट 11 के अंदर है। सभी जो भी कार्य होंगे यूनियन और स्टेट से रिलेटेड उनके बारे में जो भी आर्टिकल होते हैं वो सारे आर्टिकल पार्ट 11 के अंदर। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 245 से लेके 263 तक आर्टिकल यहाँ पे है इसमें पार्ट 11 के अंदर है। पार्ट 12 की बात करें पार्ट 12 के अंदर जो है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट जो है इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल होंगे वो पार्ट 12 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें आर्टिकल जो आते हैं वो 264 से लेके 300A तक जो आर्टिकल है 300 तक जो आर्टिकल है वो पार्ट 12 के अंदर दे रखे हैं। पार्ट 13 की बात करें तो पार्ट 13 के अंदर ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विथ द ट्रिब्यूनल्स
इनसे रिलेटेड जितने भी ट्रिब्यूनल्स, मतलब कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ट्रिब्यूनल्स नहीं आएगा यहाँ पे, टेरिटरी ऑफ इंडिया आएगा। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ट्रेड, कॉमर्स और जो भी इंडिया, पूरी जो टेरिटरी है इंडिया, उसके बीच में जो इंटरकोर्स होना है, वो सारे के सारे जो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो होंगे पार्ट 13 के अंदर। और इसमें जो आर्टिकल की बात करें 301 से लेके 307 तक यहाँ आर्टिकल दिए हुए हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, पार्ट सेकेंड, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और उसके बाद में पार्ट 9। ये जो हैं ये जो मेन रहेंगे। उसके बाद में इस वाले पेज में मुझे नहीं लग रहा कोई है इम्पोर्टेंट। पार्ट 11 थोड़ा इम्पोर्टेंट ले सकते हैं, बाकी आगे देखते हैं। पार्ट 14 की बात करें तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, द ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल है वो होंगे 308 से 323 तक, और 323A से लेके 323B तक जो है ये टोटल आर्टिकल होने वाले हैं पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 5 की बात करें तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल होंगे वो पार्ट 15 के अंदर हैं। और इसमें जो आर्टिकल आने वाले हैं 324 से लेके 329 ए तक के जो भी आर्टिकल है वो पार्ट 15 में आने वाले। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है इलेक्शंस। पार्ट 16 की बात करें तो जो स्पेशल प्रोविजंस है रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, जो स्पेशल जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं किसी भी एक जो क्लास है उसके लिए, उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल होने वाले हैं वो 330 से लेके आपको 342 तक देखने को मिलेंगे। पार्ट 17 की बात करें तो इसमें जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो हैं इंडिया की उनके बारे में दिया हुआ है। और इसमें जो है आर्टिकल की बात करें 343 से लेके 351 तक आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट आपको देखने को रहेगा। पार्ट 18 की बात करें तो जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे आपको पार्ट 18 में देखने को मिलेंगे। इसके जो आर्टिकल की बात करें 352 से लेके 360 तक जो भी आर्टिकल होंगे वो पार्ट 18 में आएंगे। और ये जो आर्टिकल है वो इमरजेंसी से रिलेटेड रहने वाले। मिसलिनियस की बात करें तो पार्ट 19 में है और इसमें आर्टिकल है 361 से लेके 367 तक। पार्ट 20 की बात करें तो पार्ट 20 के अंदर जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के वो आ रखे हैं। तो इसमें जो है वो 368 से लेके 368 जो आर्टिकल है, 368 जो अकेला जो आर्टिकल है वो पार्ट 20 के अंदर आता है। और इसमें जो आते हैं जो भी टॉपिक की बात करें तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी बदलाव हैं उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 368 के अंदर है। पार्ट 21 की बात करें तो इसके अंदर जो आ रहा है वो टेम्पररी, ट्रांसिशनल एंड स्पेशल जो प्रोसेस है उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 369 से लेके 392 तक जो आर्टिकल है वो पार्ट 21 के अंदर है। और इसमें जो आ रहा है पार्ट 21 में 369 से लेके 392 तक रहने वाले हैं। पार्ट 22 की बात करें तो पार्ट 22 के अंदर 100 टाइटल्स के बारे में, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी जो हिंदी से रिलेटेड है ये, उनके बारे में दिया है। ये आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 393 से 395 के बीच में ये आर्टिकल रहने वाले पार्ट 22 के अंदर। अब इसके अंदर जो इमरजेंसी प्रोविंस हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और बाकी इनमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में,
सिटीजनशिप के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन आर्ट, स्टेट, और जो पंचायत और जो म्यूनसिपलिटीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके बारे में। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इलेक्शंस, ऑफिशियल लैंग्वेज और इमरजेंसी प्रोसेस है, इनके बारे में हमें देखना है। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी चीज़ों के बारे में एक एक बार देख लेना है कि हाँ ये भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है इस पार्ट के अंदर, बस इतना आप उनको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे बात करें तो शेड्यूल्स की बात है। टोटल जो शेड्यूल है वो स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, लेकिन उसके बाद में चेंज ऐड कर करके हमने 12 जो शेड्यूल्स है वो कर लिए हैं फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 12 जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में देखिए। फर्स्ट जो शेड्यूल है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या दिया है, इस लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है, उनकी जो लिस्ट है वो, एंड देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज, और उनकी जो रेखा है, टेरिटरी है, वो भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दे रखा है। मतलब कि जितनी भी उनकी नेम हो गया, स्टेट का नेम, यूनियन टेरिटरी का नेम, और जो उनकी टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन है, मतलब उनकी सीमा कितनी है, वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दे रखा है। और सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं। सेकंड शेड्यूल में जो सैलरी और जो अलाउंस है, जो आपको जो याद रखना है वो ये है, सैलरी एंड अलाउंस। सैलरी और जो अलाउंस जो है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर दे रखा। अब इसमें किस किस की आएगी, किस किस की सैलरी आएगी, जो प्रेसिडेंट है वो हो गया, और जो गवर्नर है स्टेट्स के वो हो गए, और जो स्पीकर की बात करें, स्पीकर हो गए, और जो डिप्टी स्पीकर जो है वो हो गए हाउस ऑफ द पीपल ऑफ द पीपल ऑफ, जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हो गए हाउस के वो हो गए, और जो चेयरमैन है वो, एंड देन डिप्टी चेयरमैन, और जो डिप्टी चेयरमैन है वो हो गए काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स की जो काउंसिल है उनके जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो हो गए, और एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब कि जो हाउस है या तो स्टेट्स के हो गए, या फिर अपने जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और जो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और ऐसे स्टेट के भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई और लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, इनके जो है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, तो उनसे रिलेटेड जो भी सैलरी और अलाउंस रहेगी वो भी सेकंड शेड्यूल के अंदर रहेगी। प्रोविजंस एज टू द जज, और जो जज है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनकी जो सैलरी और अलाउंस रहेगी वो भी सेकंड शेड्यूल के अंदर ही रहने वाली है। साथ ही साथ जो सीजी और जो एजी रहने वाले हैं इंडिया के, उनकी जो सैलरी जो और अलाउंस रहेंगी वो भी सेकंड शेड्यूल के अंदर ही आने वाले हैं। थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं। थर्ड शेड्यूल में जो ओथ और जो अफर्मेशंस है, शपथ और जो अफर्मेशंस है, उनके बारे में बात करें तो वो भी जो रहने वाली है वो थर्ड शेड्यूल के अंदर रहने वाली है। अब इसके अंदर जो शपथ है वो किस किस के लिए रहने वाली है, सेंटर की बात करें, एक सेकेंड, जो सेंटर जो है उसकी बात करें, सेंटर की बात करें तो सेंटर के अंदर यूनियन जो मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर जो है उनकी जो भी शपथ रहेगी, ओथ रहेगी, वो सभी के सभी शेड्यूल थर्ड के अंदर आएंगे। और जो एमपी जो है उनकी जो शपथ रहेगी वो भी शेड्यूल थर्ड शेड्यूल में आएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे
उनकी जो शेड्यूल वो शपथ रहेगी वो भी थर्ड शेड्यूल के अंदर आएगी। अब स्टेट की बात करें, तो स्टेट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो शपथ आएगी वो भी थर्ड शेड्यूल के अंदर आ रही है। और जो एमएलए जो है उनकी जो शपथ रहेगी वो भी थर्ड शेड्यूल में आएगी। और जो हाई कोर्ट के जो जज होंगे, जज ऑफ हाई कोर्ट, वो भी थर्ड शेड्यूल के अंदर आएंगे। अब फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, उनके अंदर जो सीट्स का जो अलोकेशन होता है, जो राज्यसभा राज्यसभा की जो सीट्स हैं उनका जो एलोकेशन होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी का, तो वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर आएंगे वो सभी चीज़ें। और जो फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंट्रोल की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल जो एरिया है और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन जो करना है उनसे रिलेटेड उनको जो कंट्रोल करना है, उससे रिलेटेड जो भी है वो फिफ्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। अब सिक्स्थ शेड्यूल की बात करें तो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम जो स्टेट है उनसे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रोविजंस है उनसे रिलेटेड जो भी दे रखा है वो सभी के सभी सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। सेवन्थ शेड्यूल की बात करें तो सेवन्थ शेड्यूल के अंदर क्या है, 3 लिस्ट दे रखी है। 3 लिस्ट मतलब एक जो होगी वो यूनियन लिस्ट होगी, दूसरी जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है, और थर्ड जो लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट है। उसके बारे में भी देखते हैं। तो एक हाँ, तो इसमें आपको बताता हूँ मैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट की बात करें तो एक जो है वो यूनियन लिस्ट है, दूसरा जो है स्टेट लिस्ट है, और थर्ड जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो सेवन्थ शेड्यूल के अंदर है, सेवन्थ शेड्यूल, इसके अंदर जो है ये 3 लिस्ट दे रखी है। अब इसमें ये बताया गया है कि किस चीज़ के ऊपर, कौन से मैटर के अंदर स्टेट या यूनियन जो है वो अपना डिसीजन ले सकती है। और इसमें जो भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर यूनियन जो होगी, जो केंद्र जो होगा वो ही डिसीजन ले सकता है। जैसे कि डिफेंस हो गया, आर्म्स हो गई, और जो एटॉमिक एनर्जी हो गई। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो यूनियन लेगा। कॉमर्स, बैंकिंग, सेंसस और इंश्योरेंस, इनसे रिलेटेड जो भी होंगे रूल्स और जो रेगुलेशन जो भी बनाने वो यूनियन जो केंद्र होगा वो ही बनाएगा। और इसमें और भी बहुत कुछ आते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गए। फॉरेन से रिलेटेड जो भी डील करनी है वो केंद्र करेगा। रेगुलेशंस ऑफ लेबर एंड माइंस से रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो यहाँ होगा। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी रूल होगा वो यूनियन जो होगा वो बनाएगी। एयरवेज हो गया, एयरवेज से रिलेटेड जो भी कुछ रहने वाला है वो यूनियन के पास रहने वाला है। स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है उसके बारे में देखते हैं। स्टेट लिस्ट में जो वो रहेगा पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, लिक्योर, एग्रीकल्चर,
फिशर्स बेटिंग एंड गैम्बलिंग। इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स बनाने होंगे वो स्टेट जो गवर्नमेंट होगी वो बनाएगी। इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी रूल्स बना दें ये कौन बनाएगी, कौन सी लिस्ट में दे रखा है। बैंकिंग जो है वो कौन सी लिस्ट में दिया हुआ है 7th शेड्यूल के अंदर। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और ये बेसिकली सबको लगभग पता होता है। अब थर्ड जो कंकरेंट लिस्ट जो है इसके बारे में आपको देख लेना है एक बार, इसमें क्या क्या आते हैं। तो मैरिज एंड डिवोर्स, ठीक है। बैंक करप्ट, ट्रेड एंड लेबर डिस्प्यूट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, वेट्स हो गए, वेट्स मेजर्स। तो इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो स्टेट और जो यूनियन जो है वो दोनों मिल के अपना जो भी है वो रूल बना सकते हैं इसमें, इस मैटर के ऊपर। दोनों जो है स्टेट और जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो दोनों गवर्नमेंट मिल के और या फिर एक कोई भी एक जो है वो रूल बना सकते हैं। अगर इसमें बात करें कि अगर दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल बना रही हो और सेंटर कुछ बना रही हो तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल होगा वही मान्य होगा, उसी को माना जाएगा। अब जो एट्थ शेड्यूल जो है इसके अंदर जो लैंग्वेजेज है वो दे रखी है। लैंग्वेजेस के बारे में आगे जब टॉपिक आएगा तब मैं बता दूंगा कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो एडेड है। नाइन्थ शेड्यूल की बात करें तो नाइन्थ शेड्यूल के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म्स और जो ज़मींदारी जो सिस्टम था उससे रिलेटेड जितने भी जो वैलिडेशंस हैं एक्ट जो है वो सब के सब नाइन्थ शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। टेंथ शेड्यूल की बात करें तो टेंथ शेड्यूल जो है वो प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। जो डिफेक्शन जो है मतलब कोई भी कुछ ऐसा काम जो कि नहीं करना चाहिए, ऐसे काम को हम डिफेक्शन कहते हैं। किसी भी एमएलए या कोई एमपी हो उसने ऐसा कुछ काम कर दिया हो, डिफेम वाला काम किया हो, तो उसके ऊपर जो प्रोविजंस है कि उसको डिस्क्वालिफिकेशन किया जाए। उसका मतलब उसका जो एमएलए है एमपी है वो जो पद है उसके पास में उसको समाप्त किया जाए। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो 10th शेड्यूल के अंदर दे रखे हैं। 11th शेड्यूल की बात करें तो 11th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत की वो इसमें दे रखी है। हाँ, तो 12th शेड्यूल की बात करें, 12th शेड्यूल की जो बात करें उसमें भी सेम जो अभी 11th शेड्यूल में देखा था पावर, अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें पंचायत से रिलेटेड था। यहाँ पे जो है 12th शेड्यूल में म्यूनसिपलिटी जो है उससे रिलेटेड जो भी पावर, अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 12th शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। तो ये अब आज हमने जो है वो जितने भी पार्ट्स थे उन सभी को देख लिया है। शेड्यूल्स के बारे में देख लिया है। जो मेन जो नॉर्मल जो बातें थी हमने पार्ट्स और शेड्यूल्स की कवर कर लिया। अब कल से अपने जो है वो आर्टिकल शुरू करेंगे। आर्टिकल 1 से हम लोग कल शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके जितने भी टोटल जो मेन जो आर्टिकल्स हैं जो कि एसएससी से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम है उनके अंदर पूछे जाते हैं तो उनमें हम लोग उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। और जो वीडियो की जो आवाज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी हम लोग धीरे धीरे सही करेंगे, क्योंकि इतना ऑनलाइन का टीचिंग का
यहाँ पे है नहीं कि पहले कभी किया हो। तो ऑनलाइन जो है इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा धीरे धीरे। आप लोग जो भी हो कमेंट करके बताइए क्या सही करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।